अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीका ने इजरायली दबाव में आकर ईरान की 3 अहम एटमी तनसीबात इस्फहान, नतांज और फर्दो पर अचानक हमला करके न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया है, बल्कि आलमी तवाज़ुन को भी हिला कर रख दिया है। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अंदरूनी सियासी दबाव और आलमी तन्हाई का शिकार थे और उनकी कोशिश थी कि ईरान को इश्तियाल दिलाकर खित्ते में एक नया महाज खोला जाए ताकि वो खुद को मजलूम जाहिर कर सकें और अमरीकी हिमायत भी हासिल कर सकें। ईरानी रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो इसके खित्ते पर दूररस असरात होंगे। ईरान की हिकमत अमली हमेशा ही सब्र तहम्मुल के साथ जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी रही है, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस्फहान और नतांज जैसी तनसीबात पर हमला ईरान की खुदमुख्तारी पर बराह रास्त वार है। ऐसी सूरत में ईरानी पासदारान इनकलाब की क़यादत में मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी फौजी अड्डे, खास तौर पर कतर, बहरीन, इराक और शाम में मौजूद तनसीबात मुमकिना तौर पर ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बन सकते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पहले इजराइल तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और मौजूदा सूरत हाल में तेहरान में सख्त गिर अनासिर मिसाइल हमलों की शिद्दत और वुसअत बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हौसी भी ईरान के साथ मुमकिना तौर पर यकजहती का इजहार करके इजराइल या अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। रूस और चीन का किरदार इस सारे मामले में निहायत अहम हो गया है। दोनों ताकतों ने पहले ही अमरीकी जारहियत पर तशवीश का इजहार किया था और ईरान पर हमले से गुरेज की दरखास्त भी की थी। अब जबकि हमला हो चुका है, तवक्को है कि रूस और चीन दोनों न सिर्फ मजीद खुलकर ईरान की हिमायत में सामने आएंगे, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म्स पर ईरान की अखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान करेंगे। रूस की जानिब से असलहा और खुफिया मालूमात की फराहमी भी मुमकिन है, जबकि चीन तेल की तिजारत और माली इमदाद से ईरान को सहारा दे सकता है। ये हमला दर हकीकत एक नई आलमी तकसीम का इशारा भी दे रहा है। एक जानिब अमरीका, इजराइल, अहम यूरोपीय ममालिक हैं जो ताकत के जोर पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान, रूस, चीन, शिमाली कोरिया और उनके इत्तेहादी खड़े हैं जो नई आलमी तरतीब के क़याम की बात कर रहे हैं। मजमूई तौर पर यह हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि आलमी सियासत में एक जलजले की मानद है, जिसके झटके न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि जनूबी एशिया, वस्त एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक महसूस किए जा सकते हैं। ईरान के फैसले अब सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सिमत तय करेंगे। कदम आलमी अमन या जंग की जानिब एक नया मोड़ हो सकता है। क्या कुछ होने को है, किन ऑप्शंस को अवेल किया जा सकता है, इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं हसन निसार, रजा रूमी, जैगम खान, शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमेरिका के खिलाफ ताकतवर टारगेटेड ऑपरेशन होगा, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा ईरान के मुमकिना ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इजराइल पर हमलों में शिद्दत, अमरीकी अड्डों पर हमले, प्रॉक्सीज की मदद से मगरिब में बड़ी कार्रवाई। शहजाद चौधरी साहब, किन ऑप्शन देगा? क्योंकि सदर ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि अमन या तबाही में से चॉइस ईरान को करनी है। अगर कोई रद्द अमल देगा तो इससे ज्यादा कुछ भुगतना पड़ सकता है। ये 3 ऑप्शंस रखे हैं जो ईरान मुमकिना तौर पर ले सकता है। आपके ख्याल में किस रुख पर आगे बढ़ेगा ईरान? देखिए, अगर ट्रंप ने कहा है कि अब ये ईरान की चॉइस है, तो वो ये रियलाइज शायद कर रहा होगा कि उसके हाथ में अब कुछ नहीं है। अमेरिका ये रियलाइज कर रहा होगा कि पहले तो मेरे हाथ में था कि मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थी। मैं मिलिट्री ऑप्शन थी मेरे हाथ में, डिप्लोमेटिक ऑप्शन थी, मैं बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ ईरान के साथ मामला तय कर सकता था। अब जब उसने फौजी हाथ खेल दिया तो उसके हाथ में दोनों पत्ते, यानी फौजी भी और डिप्लोमेटिक, वो दोनों के दोनों निकल गए। अब वो किस इंतजार में है? क्योंकि अब तमाम पत्ते ईरान के हाथ में। वो इस इंतजार में है कि ईरान अब मेरे साथ क्या करेगा। यानी एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी कौम, ऐसी कुव्वत जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, लेकिन इस इंतजार में हो कि ईरान जो मेरा मुखालिफ है वो कौन सा ऐसा कार्ड अब मेरे साथ खेलेगा। उसके पास सबका सब अब बारी उसके पास चलेगी। अब वो दिखाएगा कि अच्छा उसको क्या करना है। अगर तो वो फैसला करता है कि मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने लिए क्या बचा सकता हूँ, जिससे मैंने शायद हम पहले कहीं बात कर रहे थे, जिक्र भी किया इस चीज का, कि अभी से जंग की कैफियत ये है, सिवाय इसराइल के ईरान और अमेरिका दोनों शायद इस सूरत में है। अमेरिका तो खास तौर पे इतना नहीं, लेकिन ईरान के क्या कुछ बचाया जा सकता है। अगर वो क्या कुछ बचाने का रास्ता लेता है तो शायद कोई ऐसा अमल दे जिससे कि कोई डोमेस्टिक सिचुएशन भी सेटल हो जाए। ये भी मुमकिन है कि जो हमले हुए हैं उन्होंने को बहुत ज्यादा नुकसान ना किया हो। फोर्दो के ऊपर अभी भी सवाल आते हैं कि किस हद तक पेनिट्रेशन हुई है, किस हद तक नुकसान हुए। अगर नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुए, यानी बिल्कुल हर चीज खत्म तयबाला नहीं होगी, तो उसके पास आज भी ईरान के आज नहीं
तो 6 महीने, साल के बाद, 2 साल बाद ईरान फिर उस रास्ते पे चल सकता है जिस पे वो जाना चाहता है, और वो समझता है कि उसकी अपनी हिफाजत और अपने मुल्क की हिफाजत जिसमें जिसमें है, जिस रास्ते पे चलने में, तो अभी भी चल सकता है। तो वो कोशिश करेगा कि जो मेरे पास है फोरदो में, मैं किसी तरीके से मामलात को थोड़ा बहुत रफा दफा करके और अमेरिका के साथ मामलात करके, ताकि जो मजबूर करे इसराइल को कि अब हमले बंद कर दो, क्योंकि उसने ये पहला कहा है कि मैं बातचीत तब करूंगा जब इसराइल हमले बंद कर दे, तो मैं अपने आप को बचा लूं, अपने मामलात को बचा लूं, नुकसान को बचा लूं। सर कतई कलामी की माजरत, थोड़ी सी तस्वीर को खोल लेते हैं। इजराइल ने आज भी हमले किए हैं, ईरान कैसे बचाएगा जब ईरान फुल धमकी दे रहा है? ईरान कह रहा है कि मैं रद्देअमल जरूर दूंगा। यहां से रिटेलिएशन और डेटरेंस, क्योंकि वो अपनी डेटरेंस की बात कर रहे हैं। जी, दो जंगें हैं। देखिए, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। एक इसराइल के साथ जंग है ईरान की, जो नकदी जारी है, बिल्कुल वो ऐसे ही जारी रहेगी जब तक और अब ये महसूस होता है, सबको पता है कि ईरान इतनी जल्दी बस करने वाला नहीं है, उसको जरूरत नहीं है बस करने की, वो चोट पहुंचा रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी टॉलरेंस, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, टॉलरेंस इसकी कब खत्म होती है इसराइल की। उसके लिए इसको जो पेन का थ्रेशोल्ड है, पेन का, तकलीफ का, दर्द का, वो ईरान को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वो किस तरीके से बढ़ा सकता है वो शायद हम यहाँ पे ना कह सकें, लेकिन तरीके होते हैं बात करने के। फिर दूसरी बात, अगर उस थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाता है इसराइल और कहता है कि बस मैं इससे ज्यादा तकलीफ नहीं सह सकता, फिर या ईरान अमेरिका के साथ मामलात करके उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, अमेरिका कहेगा तो इसराइल को बंद करना पड़ेगा। वो नकदी जंग है, जो बड़ी तकलीफ दे या ज्यादा मखदूश हालात के अंदर जो जंग है, वो अमेरिका का हमला है जो कि ईरान के ऊपर हुआ। ईरान ने उसका जवाब, आपका सवाल उस हमले के बारे में है, इसराइल के बारे में नहीं है। ये तो जारी है, इसको जारी रखना, ये जारी ऐसे ही रहेगा। लेकिन वो किसको करेगा हमला? उसने दो चीजों के अल्फाज बोले, ताकतवर, यानी ताकतवर होगा और टारगेटेड होगा। ये दो अल्फाज आपके सवाल से मैं ले रहा हूं। ताकतवर का मतलब है कि रेजोलूट अंग्रेजी का लफ्ज है, इसका मतलब है कि बड़ा मुसम्मम और सख्त इरादा शो करेगा अपना। नंबर 2, टारगेटेड होगा। टारगेटेड का मुराद है कि मैं फैलाऊंगा नहीं, लेकिन क्योंकि तुमने कुछ किया है तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। वो क्या करेगा, कहां करेगा? याद रखें, उसने इराक पे अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमला किया हुआ है, जबकि इसके कासिम सुलेमानी के ऊपर उसको उसने मारा था, अमेरिका ने जब कत्ल किया था, शहीद किया था। तो इस वक्त उसने इराक के ऊपर अमेरिकी अड्डे पे हमला किया था। क्या इसी किस्म की कोई चीज करेगा? ऐसी जगह करेगा जहां पर पूरे बाकी जो मेजर मिडिल ईस्ट है वहां पे कुछ इर्ताश ना आए, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ स्टेट्स हैं जो उसके करीब रहती हैं। क्या कोई विद इन दी उनके बैरी बेड़े में कुछ करेगा जिससे कि उसको नुकसान पहुंचेगा? ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ ईरान को ये भी फिर देखना पड़ेगा कि ये एस्केलेटरी लेडर जो है, उसने तो हमला कर दिया, या तो वो उसी तरीके से उनको बता देगा जिस तरीके से आज अमेरिका सबको कह रहा है कि देखो मैंने सिर्फ न्यूक्लियर पे मारा है, ना मैंने बंदों को मारा, ना मैंने किसी तुम्हारे मिलिट्री को मारा, वगैरह वगैरह। अमेरिका अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हम जंग में नहीं जाना चाहते। ये आज सारा दिन उनके, कल सारा दिन ये इंटरव्यूज जारी रहे। मैं इसी किस्म की चीज ईरान भी कर सकता है, और ये भी वाजे कर सकता है कि मैं अब आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। वो अमेरिका के साथ मामला कर ले तो फिर इसराइल को खुद ब खुद अमेरिका कंट्रोल कर ले। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, इन्हीं ऑप्शंस में से ईरान क्या ऑप्शन ले सकता है? आपको लगता है कि कोई भी जवाब दिए बगैर वो मेज पर आ सकता है, या कहीं ना कहीं कोई एक जवाब देने के बाद वो ईरान होगा जो अमेरिका से कहेगा आए बैठ जाएं बात करते हैं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो उन्होंने द वे दे हैव रिएक्टेड वो करेंगे। वो अमेरिकन्स की तरह कोई आगा पीछा को लावारिस नहीं, उनकी हज़ारों साल की एक तारीख है, उनका एक डीएनए है। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं ऑफिशियल उनकी तरफ से जो कुछ आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है। दूसरा ये है, असल सवाल जो हर तरफ चल रहा है कि क्या होगा, मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका इतनी ढिठाई और बेशर्मी से सरेआम सरे बाजार जगहगीरी कर सकता है, ये इससे कम नहीं है, इसराइल के लिए इस हद तक जा सकता है, तो क्या कोई इसी तरह या इन अ डिफरेंट वे ईरान नू हथ नहीं पवा सकता, जिसके 101 तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि कोई जवाबन मामला इस हद तक चला जाए कि वो सीधे अमेरिका की तरफ हो जाए, नहीं, देयर सो मेनी वेज। असल बात ये है कि ईरान का एक कैरेक्टर तो सामने आ गया, अब उनको किस तरह की मुआवनत तो मिलती है
किस लेवल की मिलती है, वो पीछे नहीं हटेंगे, ये तय। चूँकि वो नौदौलती मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में दौलत के हवाले से बात नहीं कर रहा, उनकी हज़ारों साल की तारीख है। ये मुल्क है क्या? ये तो तारीख का एक अजीबो-गरीब तरह का फ्लूक है। ये जस्ट 200 सम ईयर्स, इनका तो वजूद ही कोई नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो ये शायद आज यहाँ ना होते। खैर नहीं वे कई सूरतें हो सकती हैं, और मेरा दाहिर है इशारा चीन और रूस की तरफ। और एक बात याद रखें, इट इज एन इनडायरेक्ट थ्रेट टू दीज पावर्स आल्सो। ठीक, तो वो इसको कैंडे में और औकात में देखना पसंद करेंगे स्ट्रेटेजिकली। और इसका एक फॉल आउट और बड़ा दिलचस्प है। चीन ने जिस नाकाबिले यकीन रफ्तार के साथ वो यहाँ पहुंचा है, अब उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाएगी, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका ये जो ग्रोथ का सफ़र है। और इसके नतीजे में क्या होगा, चूँकि ये साल 6 महीने 2 4 1 आध डेकेड की टर्म्स में देखने वाली बात नहीं है, ग्लोबल सतह की एक बात कर रहे हैं। वो एक्सेलरेट कर देंगे अपना प्रोसेस बहुत ज़्यादा। ये गुंडागर्दी जो है, इसकी रिपरकशंस बहुत देर तक, बहुत दूर तक महसूस की जाएंगी। ठीक हो गया जी। इस गुंडागर्दी की रिपरकशंस बहुत देर तक महसूस, क्या इसके असरात भी होंगे। जैगम साहब, अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान नवाज मलेशिया अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इराक और शाम में अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। 2 सवाल हैं ऐसे में, क्या हिजबुल्लाह, हूती या हमास जो कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, वो ये सलाहियत रखते हैं कि इनमें से कहीं भी अमेरिकी अड्डों पर हमला कर सकें? और क्या ये जो 2 ममालिक खास तौर पर जिनका मैंने जिक्र किया है, वो इराक और शाम, उनके अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि वहां पर ईरानी प्रॉक्सीज किसी भी तौर हमला कर सकें? हुसियों में तो बिल्कुल इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो मिज़ाइलों के साथ और ड्रोन्स के साथ इसराइल पर भी हमले कर सकते हैं, उन्होंने किए हैं, और अड्डों पर भी हमले कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अभी तक जो हमले हुए हैं, मेरे ख़्याल में एयर पावर ने जो बड़ा कुछ अचीव करना था वो तो कर लिया। अब इसे आगे क्या करेंगे? एयरफोर्स पहले ही बहुत कमज़ोर थी, वो ख़त्म कर दी। अपने हिसाब से इन्होंने जो 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स थी उनको तबाह कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? शहरों पर हमले। जो बुनियादी मकसद थे कि न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म करो और दूसरा रजीम चेंज करो, ये दोनों फ़ज़ा से हासिल नहीं होंगे, ना हो सकते हैं। देखिए, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, और जो 400 किलोग्राम न्यूक्लियर मवाद वो 60% पे अफजूदा कर चुका है, वो तो अब वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था, वो तो फर्दों से निकल जा चुका था, और भी बहुत सी चीज़ें बाहर जा चुकी थी। अब वो कहाँ हैं वो तो किसी को पता नहीं है। और अब तो बात आखिरी वाले काम की है ना। अगर वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो फिर इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए जिन जगहों को इन्होंने तबाह किया है। उसके लिए तो बुनियादी मवाद भी मौजूद है, और एक डर्टी न्यूक्लियर वेपन तो इस वक्त जो मवाद मौजूद है उससे भी बन सकता है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर या मुआहदे के बगैर अब वहाँ पर डिग्रेड नहीं किया जा सकता कि जो मकसद था। दूसरी बात, रजीम चेंज, ये भी कभी फ़ज़ा से हासिल होने वाला काम नहीं है। इराक में नहीं हो सका, वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने पड़े। लिबिया के अंदर फसादात बर्पा करने पड़े, शाम में इतने अंदरूनी फसादात बर्पा करने पड़े। तो क्या उस तरह के फसादात, क्या उस तरह की अंदरूनी गड़बड़ ईरान में करवा सकेंगे? मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये दोनों तो उनके बुनियादी मकासद गए। अब ईरान जवाब कलामी की माजरत, क्या बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकते हैं? एक इराक, शाम, लीबिया की आपने मिसाल दी, और वहां पर हमने सोसाइटी को जब आपस में लड़ते झगड़ते तफरीक तकसीम देखी। क्या ईरान में आपको वैसी सिचुएशन लगता है कि बन पाएगी? मेरे ख्याल में दोनों बातें नहीं हो सकती। ना अमेरिका के लिए अब मुमकिन है कि वो ग्राउंड पे बूट्स भेजे। इसराइल के पास तो बूट्स हैं ही नहीं, वो तो वैसे ही जुराबों में है। तो अमेरिका में अंदर से जो दबाव होगा, क्योंकि अमेरिका में अभी तक भी जो किया गया, इस हमले पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। जो हुक्मरान पार्टी है उसका भी जो अहम सेक्शन है, जो मागा सेक्शन है, जिसने वोट ही इस बात पे दिए थे कि फॉरएवर वाज नहीं करनी, वो तो अभी झगड़ पड़ा है। और अमेरिका में कोई एपिटाइट नहीं है कि मिडल ईस्ट में दोबारा वो अपने बच्चे ज़िबा करवाने के लिए भेजें।
क्योंकि ईरान में जब फौजी आएगा तो ईरान इन तमाम मुल्कों से बड़ी मकतलगाह होगा। यहाँ पे जो कुछ अमेरिका के साथ होगा वो ना अफगानिस्तान में हुआ और ना वो इराक में हुआ, तो बूट्स ऑन ग्राउंड भी मुमकिन नहीं है। और अंदरूनी तौर पर भी जो ईरान का कोहियन है, जो मजबूती है, वो कहीं ज्यादा है। रजीम के साथ जो लॉयल्टी रखने वाला तबका है वो भी कोई थोड़ा तबका नहीं है, और रिलीजियस आइडियोलॉजी है। और जब तकलीफ आती है तो इंसान तो वैसे ही मजहब की तरफ जाता है। जब इसराइल जैसा दुश्मन और इस्लाम का दुश्मन ज़ायनिस्ट वो आप पर हमला आवर हो तो लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस वक्त कोहियन को तोड़ के अंदरूनी गड़बड़ करना और जिन नमूनों के जरिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं उस रजा शाह पहलवी के बच्चे के जरिए, तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। ठीक तो मेरे ख्याल में सबसे उनका जो बेहतरीन जवाब है वो ये है कि इसराइल पर हमले जारी रखें। तो उम्मीद ये है कि उनके पास इतना मिसाइल का जखीरा भी मौजूद है और फिर ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो मजीद मिसाइल बनाते रहें और कुछ ना कुछ उनको बाहर की इमदाद भी मिल जाए। वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि अमेरिका इस तरीके से फैले, जो रीजनल पावर्स हैं, उनकी सपोर्ट भी मिले, मुआवनत भी रहेगी। तो फिर ये वार ऑफ एट्रिशन होगी, फिर ये वार ऑफ एट्रिशन होगी कि पहले इसराइल का धुआं निकलता है या ईरान का। और फिर वही बात है जो शहजाद साहब फरमाया करते हैं, पिछली दफा भी इन्होंने कहा कि तहजीबी ताकत, दुरुस्त हो गया। तहजीबी ताकत ये होती है कि कोई कुव्वत कितनी तकलीफ उठा सकती है दुरुस्त हो बका के लिए। वो मेरा ख्याल है ईरान में कहीं ज्यादा है। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब का इसी पर पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेक के बाद शामिल कर लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रज़ा रूमी साहब, ब्रेक से पहले आपसे ऑप्शंस पूछ रहे थे कि क्या मजबूरी है ईरान की, देगा जवाब, नहीं देगा, नहीं देगा तो क्या, और देगा तो क्या ऑप्शन? देखिए, यकीनन ये एक गहरा मखमसा होगा इस वक्त ईरान के लिए भी। उसकी वजह यह कि एक तरफ तो उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन ये है कि वो बिल्कुल इसके ऊपर जवाब देंगे और ये उनका हक है, और जिस तरीके से उनके ऊपर हमले किए गए, इसराइल के ऊपर उन्होंने जवाब दिया है और अमेरिका को जवाब देना भी बनता है। मगर जाहिर बात है उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज जो हैं वो ईरान के लिए मुश्किलात का सबब बन जाएंगे, क्योंकि अगर वो अमेरिकी बेसिस जो हैं इस रीजन में और बहुत सारी बेसिस हैं गल्फ में भी और दीगर मकामात के ऊपर भी, अगर उनके ऊपर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है फॉर एग्जांपल, या अपने प्रॉक्सीज के थ्रू कोई कार्रवाई करता है, तो फिर वो एक बहाना बन जाएगा मजीद अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के लिए। और फिर ये दो फ्रंट्स खुल जाएंगे। एक फ्रंट तो इसराइल के साथ है ही सो है, और फिर दूसरा फ्रंट जो है वो अमेरिका के साथ खुल जाएगा। देखिए, इसराइल जो है वो एक छोटा मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में, जाहिर बात है, और उसकी जो ताकत है अपनी नहीं है, वो अमेरिका से ही उधार लेता है, मुस्तार लेता है अमेरिका से, यूरोप से जो हथियार हैं, जो पैसे हैं। लेकिन अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसकी जो मिलिट्री है वो दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे ताकतवर मिलिट्री है। और हम देख चुके हैं कि अमेरिका की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इस खित्ते में वो कितनी भयानक और कितनी उनके गलत किस्म के नताइज निकले, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, लिबिया हो और दीगर जगह हो। तो इसलिए यकीनन ईरान में भी इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा होगा। मगर मामला कुछ इस तरह से है कि ये अब एक सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई है, क्योंकि आज जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी फॉक्स न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर ईरान नहीं मानेगा डिप्लोमेटिक कोई चीज़ तो फिर रजीम चेंज जो है वो ईरानी लोगों का हक है। यानी कि वो ऑप्शन भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त खुला रखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, कोई कल या परसों की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, अभी तो हम नहीं कर रहे रजीम चेंज, लेकिन हम बिल्कुल कर सकते हैं और उस जानिब जा सकते हैं, वो हमारी एक ऑप्शन है। और इससे कबल वो एक और भी धमकी दे चुकी है खamenei के बारे में। आपको पता है, उन्होंने कहा कि हमें पता है लोकेशन कहाँ है, हम कुछ नहीं करने वाले, फिलहाल नहीं करने वाले, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। तो देखिए, ये अब अनफॉर्चुनेटली ये मामला उधर को ही जा रहा है। और मैं आपको पता है कि हम सब की तो ये ख्वाहिश है, और हम सब और ईरान की बाकी जो वहाँ उनकी तहजीबी कुव्वत हो, उनका जज्बा हो, और इस वक्त ईरानी लोग भी अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, वो लोग जो कि नाकिदीन भी हैं ईरानी रेजिम के। मगर आयशा, मामला ये है कि यहाँ पर हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि अगर चीन ईरान की मदद को नहीं आता, रूस ईरान की मदद को नहीं आते, अगर ये दो बड़ी पावर्स या ये कोई रोल अदा नहीं करते, तो फिर ये मामला जो है
ईरान के लिए। जी ठीक हो गया रजा रूमी साहब। और अभी आपने कहा कि वो कहते हैं ट्रंप साहब के ऑप्शंस हैं हम नहीं करते, मगर जो वो कहते हैं कि नहीं करते वो कर जरूर देते हैं। और अगला हमारा मामला यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत देने का ऐलान किया, मगर महज 2 दिन बाद ही ईरान पर हमला कर दिया। ये फैसला बज़ाहिर इजराइल को शिकस्त से बचाने के लिए किया गया, जहां ईरान के मिसाइल ने आयरन डोम को चीर डाला था। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने मेगा का नारा नेतन्याहू के लिए कुर्बान कर दिया? मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हमले के बाद तबाही, बदअमनी और जंग का खदशा बढ़ गया है। ट्रंप की इस वादा खिलाफी पर खुद अमरीकी अवाम, यूरोप और मगरबी मीडिया में भी अखलाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मगरबी दुनिया के अहम सहाफ़ी, दानिश्वर, सियासतदान और माहिरीन कानून ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसराइल को बचाने के लिए मशरिक़ वस्ता को कुर्बान किया जाएगा? अमरीका के पास हमले का कौन सा कानूनी या अखलाकी जवाब था? यही बात हम अपने पैनल के सामने रखेंगे इस सवाल की सूरत में। ईरान इजराइल जंग, ट्रंप की अगर मगर, ब्लैकमेलिंग, तजादात और बयानात धोखा साबित। मेगा का नारा लगाने वाले ट्रंप ने क्या नेतन्याहू की खातिर अपनी सियासत दांव पर लगा दी? जैगम साहब, क्या नेतन्याहू ने कामयाबी से ट्रंप को होस्टेज बना लिया, या ट्रंप भी ये सभी कुछ चाह रहे थे और मेगा एक धोखा था? इकबाल ने कुछ 100 साल पहले कहा था कि फरंग की रगे जां पंजाए यहूद में है, और यहाँ यहूद से, यहूदी से ज्यूश फेथ के लोग मुराद नहीं हैं बल्कि ज़ायनिस्ट हैं, और आजकल इससे मुराद स्टेट ऑफ इसराइल है। देखिए, ये वो सदर हैं जो फॉरएवर वार के ख़िलाफ़ नारा लगा के आए हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पीस कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो आइसोलेशनिस्ट हैं, जंगजू नहीं है अपने दावे के मुताबिक, जो दुनिया में अमन लाने के दावे कर रहे हैं। और वो कर क्या रहे हैं कि एक और फॉरएवर वार शुरू कर चुके हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अपने मुल्क में गला घोंट रहे हैं। फ़लस्तीनियों के हक में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। अमेरिका की अपनी जो आइन की फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो मेरी राय में मसला ट्रंप नहीं है, मसला है अमेरिका। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर इसराइली लॉबी का इतना असर है कि खुद ज्यूइश इंटेलेक्चुअल्स, जेफरी सैक्स जैसे, जो खुद मज़हब के लिहाज से यहूदी हैं, दुनिया के बड़े इंटेलेक्चुअल, एक बड़े मईशतदान, वो कहते हैं कि इसराइल की मुसाद अमेरिका को प्ले कर रही है। अमेरिका वो कर रहा है जो उसके अपने मफाद के ख़िलाफ़ है, और इसराइल के मफाद में, इसराइल के स्ट्रेटजिक मफादात के हक में कर रहा है। अब बाकी हुकूमतों में और डोनाल्ड ट्रंप साहब में कुछ तो मुश्तरकात हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुश्तरकात तो यही है जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि अमरीकी सियासत पर, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर ज़ायनिस्ट का असर। और ये ज़हन में रखिएगा कि आम अमरीकी फॉरेन पॉलिसी में दिलचस्पी नहीं लेता, जो एग्जेक्टिव कर देती है उसके साथ हो जाता है। वो अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें दिलचस्पी लेता है, और उसका फ़ायदा उठा के जो इसराइली लॉबी है, जो बहुत तगड़े डोनर है, क्योंकि बहुत दौलत है उनके पास, और मीडिया है और आवाज़ है, उन्होंने कब्जा कर लिया है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे, कम अज कम जहां तक कि मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है। एडिशनल फैक्टर क्या है? एडिशनल फैक्टर है इवेंजलिस्ट्स, वो सख्त कट्टर मजहबी लोग जो ये यकीन रखते हैं कि इसराइल में तमाम यहूदी वापस आ जाएंगे, यहूदियों का यरूशलेम पे कब्जा होगा, तो तब हजरत ईसा दोबारा वापस आएंगे। दुरुस्त हो गया। और ये एक अलग फैक्टर है जिसका बहुत असर है इनकी सोच के ऊपर। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, ये जो वादा शिकनी की है, ये धोखा साबित हुआ अमेरिका का, ये सिर्फ इजराइल की डूबती कश्ती बचाने के लिए किया है, या यही थी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब मेरा तो शोभा नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात ये है कि आपने पूरी दुनिया को एक दफ़ा तो डुगडुगी की तरह आपने बजा के रख दिया है, तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? असल बात यह है कि आपका सवाल ये कि ट्रंप ने क्या नेतन्याहू की खातिर अपनी सियासत दाव पे लगा दी। असल बात ये नहीं है। उसकी वजह है कि किसी फ़र्द वाहिद की या उसकी सियासत का दाव पे लगना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आए और चले गए यही हैं, और क्या होता है, ये कोई परमानेंट फीचर तो कोई भी नहीं होता। एक टर्म मिल गई आगे तो उसकी वैसे छुट्टी हो जानी। असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि खुद अमेरिका दाव पे ना लग जाए, जिसकी बेशुमार शक्लें हैं। अब जो दुनिया में लानत मलामत और थू थू बढ़ती जा रही है, इमेज जो है ना, वो बताते खुद एक। और दूसरी बात यह है कि एक इस सारे खेल में
इसराइल की जो सो कॉल्ड एक माइट वाली मिथ थी, मैं जेन्युइनली उसका बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है कि मैंने शायद बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इनको ओवररेट, मैंने इनके प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी थी कि इतने हज़ार एकड़ पे ये हेक्टर्स पे हमने फलां फसल लगाई है और द वे वी आर इरिगेटिंग दैट, इरिगेशन का सिस्टम क्या है कि हर प्लांट को उतना पानी, उतनी बूंदें मिलेंगी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आई वाज फैसिनेटेड कि यार ये क्या लेवल है। सो मैं तो बड़ा, इनकी तो औकात खुल के सामने तो टके टोकरी हो गए। मिथ थी एक, भरम होता है ना, हाँ, वो टूट गया इसराइल का। बाकी अमेरिका आगे क्या करता है, मुमकिन है ये इसके जवाल की इब्तदा। दुरुस्त हो गया जी। ब्रेक। ठीक हसन साहब, इजराइल की मोसाद ने क्या अमेरिका को होस्टेज बना लिया है, अमेरिका दाव पर लग गया। ब्रेक के बाद शहजाद साहब और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, मसला अमेरिका का है, मसला ट्रंप का है, मगर जो भी है मामला हाथ से निकल रहा है। रूस और चीन खामोश रहेंगे या अमेरिका के खिलाफ कोई नया महाज खोलेंगे? अच्छा, एक तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी समझ में इसराइल बेशक एक बहुत अहम एरिया है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ उतनी ही तवाना आवाजें अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी के अंदर उसके बराबर में आती हैं अगर कोई वहां पे लॉबीज काम करती हैं तो ये नहीं। हाँ, इसराइल उनके लिए अहम जरूर है, लेकिन इतना अहम नहीं कि वो अपने तमाम चीजों को पीछे छोड़ दें। इस मामले में ट्रंप को नेतन्याहू ने एक तरह से उलझाया है। जब से मामला शुरू हुआ और आज कल के किसी न्यूयॉर्क टाइम में आप देख लीजिए, पूरी डिटेल आई हुई है उसके अंदर कि उसके अंदर किस तरीके से नेतन्याहू ने ट्रंप को उस चीज पे मजबूर किया। उसने बातों से मजबूर नहीं किया, अपने अमल से, वो जो कुछ दिखाया उसने करके, तो यूं लगा ट्रंप को। और ट्रंप ने अपने अंदर भी कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस, अपने लोगों में भी बहस नहीं इसकी। उनके यहां भी ये ख्याल था कि हम डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं। तो ट्रंप ने गलती की और अपनी साख भी खोई और अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचाया अगर उससे रिकवर नहीं कर पाता। तो अगर ये सोचा जाए कि वो स्लिपरी स्लोप पे है और अब एक एस्केलेटरी लेवल है जहां पर बात और मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। अगर ईरान जवाब देगा तो फिर अमेरिका को उससे बड़ा जवाब देना पड़ेगा, ईरान फिर उससे बड़ा जवाब देगा, तो फिर मामला शायद तबाही की तरफ चला जाएगा। तो एक तो ये चीज है मेरे ख्याल में शायद दोनों नहीं चाहते कि उस लेवल पे जाया जाए, क्योंकि दोनों का फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। 40,000 लोग हैं सिर्फ अमेरिका के इस वक्त गल्फ के रीजन में जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं। तो मेरा लोग आसान, वो फैसला करना आसान नहीं होगा। क्या चीन और रूस आएंगे? हरगिज नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। देखिए, दुनिया की कोशिश क्या है कि हम जिस नहज पे, जिस दहाने पे खड़े हैं जहां पर तमाम का तमाम ऑर्डर बिल्कुल डिसॉल्व होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, तो हमने वो कड़ियां मुश्किल से पकड़ी हुई हैं हाथों से जिससे दुनिया का निजाम चलता रहे। उस निजाम को तहस नहस करना मकसद नहीं होगा, ना ही ये करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि चीन और रूस भी उसी निजाम के अंदर रहना चाहते हैं जो कि फिलहाल है, जब तक कोई ऑल्टरनेट कायम नहीं होता। और ऑल्टरनेट कायम होने के लिए जरूरी नहीं है कि इसको मुकम्मल तहस नहस किया जाए, खत्म किया जाए और फिर से दुनिया एक नए रास्ते पे चलना शुरू हो। बिल्कुल कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो मेरा ख्याल है वो जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको सस्टेन करना, चलाना। और मेरा अपना अभी भी ख्याल है कि इसकी सख्त कोशिश होगी कि किसी तरीके से कोई डील, नेगोशिएशन, कोई मुआहदा हो जाए ईरान के साथ, ताकि उसकी साख ट्रंप की बहाल हो जाए और वो इस मुश्किल से बच जाए जिसमें वो चला गया। रजा रूमी साहब, पूरी दुनिया, जैसे शहजाद साहब ने रूल बेस्ड ऑर्डर की बात की, पूरी दुनिया डिप्लोमेसी की बात करी थी इस मामले पर, मगर नेतन्याहू ने जो गैम्बल खेला वो उसमें कामयाब हो गए कि ट्रंप को घसीट लिया जंग में। मगर ट्रंप ने जो गैम्बल खेला है, जो धोखा दिया है, इसका नतीजा क्या होगा? देखिए आयशा, ये जो लफ्ज है धोखा, मैं समझता हूँ कि हमें खारजा अमूर में, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में धोखा, मोहब्बत, दोस्ती कुछ नहीं होता। उसमें नाकाबिले एतबार रवैया इख्तियार किया, पैसे कह रहे हैं। यूं कह लीजिए बिल्कुल। और नाकाबिले एतबार तो वो है क्योंकि देखिए, वो यू टर्न का अगर कोई आलमी बेताज बादशाह है तो वो सदर ट्रंप हैं कि वो आज जो बात कहते हैं कल सुबह उससे फिर जाते हैं। वाकया इस तरह से है कि अभी इसका जिक्र किया ज़ैगम खान साहब ने भी और भी साथियों ने कि अमेरिका के अंदर जो एक मखसूस लॉबी, जो कि शायद बहुत से इजराइलियों से ज्यादा जो है प्रो इजराइल है, उसका बहुत होल्ड है। एक तो ये है। दूसरी एक लॉबी है असला बनाने वालों की, बेचने वालों की, उसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये खुद एक अमरीकी सदर ने ये इस्तिलाह इजाद का आगाज किया था, इजाद की थी, और उसके बाद से ये आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है
अमेरिका और उसकी सियासत और उसकी मईशत के हवाले से। सदर ट्रंप भी जब अपनी कामयाबियों का जिक्र करते हैं वो कहते हैं जी मैंने इतने अरब का असला बेच दिया, मैंने सऊदी अरेबिया को बेच दिया, मैंने इंडिया को बेच दिया। तो असलहा को बनाना और बेचना और लगाना और चलाना ये अमरीकी मईशत और अमरीकी सियासत की कामयाबी समझी जाती है। इस अगर तनाजुर में आप ये देखें, ये 3 साइट्स के ऊपर बम फेंक देना, पहले कहना कि जी हम नहीं करेंगे, मैं तो अमन पसंद हूँ, मैं तो फलाना पसंद हूँ, मैं जंग के खिलाफ हूँ, लेकिन हर ये इकदाम जो उठ रहा है या उठाया गया है वो उनके हर उस दावे की नफी है जो जिसका उन्होंने चर्चा किया हुआ था, क्योंकि हार्ड कोर जो लॉबीज हैं उनके मफादात इस वक्त गालिब आए हुए हैं। और यही मैं इसीलिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुझे ये सिचुएशन जो है ये मखदूश दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये जंग फैलेगी, इसके फैलाव में वुसअत आएगी, अगर ईरान की रिटेलिएशन होगी तो फिर ये रेजिम चेंज का जो एक सपना है या कम से कम एक फिलहाल एक मुबहम सा या मुहम सा एक इरादा है, उसको मजीद तकवीत मिलेगी। और यही ईरान की सबसे बड़ी इस वक्त टेस्ट होगा ईरानी नेशन का और उसकी लीडरशिप का कि वो इस मुश्किल हालात में कैसे निकलते हैं। जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है उस पर किसी किस्म का एतबार करना जो है वो मेरे ख्याल से खाम ख्याली या बेवकूफ़ी होगी। जी दुरुस्त हो गया जी, ट्रंप पर एतबार करना बेवकूफ़ी होगी, मगर ईरानी लीडरशिप का इम्तिहान है कि वो इस मुश्किल में किस तरीके से फैसले लेते हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।